आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं 55वीं वाहिनी एसएसबी पिथौरागढ़ की असिस्टेंट कमांडेंट अलका यादव से। आइए जानते हैं उनके इस मुकाम तक पहुंचने के सफर के बारे में उन्हीं की जुबानी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें ये जानकारी दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन के संबंध में कुछ जानकारी दीजिए प्लीज़। जी, क्योंकि मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में एज अ वारंट ऑफिसर रिटायर हुए, तो मेरे फादर के साथ साथ हम जो बच्चे हैं वो उनके साथ साथ ट्रांसफ़र रहे। तो मैं पैन इंडिया घूमी हूँ और ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैं किसी एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि क्योंकि हर जगह घूमते रहे, तो हर जगह का, गुजरात का, पंजाब का, यूपी का, हर जगह का हमने एक्सपीरियंस किया है। वैसे मेरी पेरेंटल बिलोंगिंग उत्तर प्रदेश से है, लेकिन क्योंकि मेरे फादर लास्ट चंडीगढ़ से रिटायर हुए, तो हम चंडीगढ़ के पास ही डेरा बस्सी में सेटल हो गए। और अगर कल्चरल बिलोंगिंग देखी जाए तो क्योंकि पंजाब में ज़्यादा टाइम मेरे फादर पोस्टेड रहे, तो पंजाब से ही मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी और जो भी पढ़ाई वगैरह है वो सब पंजाब से रही। क्या इसी फोर्स में आने का जो है कि आपका एक सपना था, या फिर क्योंकि स्कूल टाइम पर हम देखते हैं कि बच्चों के अलग अलग होते हैं सपने, तो क्या कुछ था इसके बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी, मैंने जो स्कूलिंग है अपनी केंद्र विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन हलवारा लुधियाना में है, ये वहाँ से कंप्लीट करी। 10th और 12th मैंने वहीं से करी। उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो मैंने राजस्थान से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो थोड़ा एक्सपोजर हुआ कि स्टार्टिंग से ही अपने फादर को यूनिफॉर्म पहनते हुए देखा, तो यूनिफॉर्म के लिए फैसिनेशन तो थी और ऐसा लगता था ये यूनिफॉर्म ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसको आपको अर्न करना पड़ता है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा मेरे लिए मोटिवेशन था कि मैं एक यूनिफॉर्म सर्विसेज करूं। बहुत रेपुटेटेड भी है, रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है एंड बाय गॉड ग्रेस अच्छी सैलरी भी मिल जाती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं वापस आ गई घर और मैंने पढ़ाई के साथ साथ जो अपनी प्रिपरेशन है वो जारी रखी और साथ साथ MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप गवर्नमेंट की मशीनरी के बारे में बेटर जान पाते हैं, तो मुझे पढ़ाई में काफ़ी हेल्प हुई और मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी ही करी। तो जब मैंने एग्ज़ाम का पता किया तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आप फोर्सेस में जा सकते हैं। अगर आप SSB इंटरव्यू दे सकते हो, आर्म फोर्सेस में एज अ ऑफिसर जा सकते हैं। जो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया वो UPSC कंडक्ट करवाता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ग्रेड A ऑफिसर्स के लिए, जिसमें कि डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे आपकी नियुक्ति होती है। तो जब पढ़ाई हो ही रही थी तब मैंने एक प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन करी जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाती थी, क्योंकि अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो आप ऐसी फील्ड में जॉब करें जिसमें आप अपनी फील्ड पढ़ाई से टच में रहें। तो मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाती थी, कंपटीशन के लिए ही पढ़ाती थी। तो प्राइवेट जॉब में क्योंकि ये है कि टाइम ज़्यादा देना पड़ता था, आप क्लासेस लोगे तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिल पाता था। जब ये एग्ज़ाम का मैंने फ़िल किया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को एक ना एक तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो प्राइवेट जॉब में टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैंने क्विट कर दिया और 3 महीने एक PG लेके मैंने पढ़ाई करी। तो मेरी डेडिकेशन थी और मेरी प्रीवियस प्रैक्टिस थी, क्योंकि इतना कुछ हम पढ़ते हैं पूरे दिन और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम बाय गॉड ग्रेस फर्स्ट चांस में ही क्लियर हो गया। अब जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर दूसरा स्टेप आता है आपका फ़िज़िकल का, जिसमें कि दौड़ना भागना रहता है। अब क्योंकि हम बहुत ही एक जगह बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो एक फ़िज़िकल में भी डर था। ऐसा तो नहीं था कि बिना प्रिपरेशन के क्लियर हो जाएगा। कंपटीशन आजकल बहुत है एग्ज़ाम्स में, तो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। तो उसके लिए मैं सुबह शाम रनिंग करती थी और जो भी मुझे पता था कि फ़िज़िकल टेस्ट में जो क्राइटेरिया होते हैं उनको मैंने पहले से इंश्योर किया कि मैं क्लियर कर पाऊँ। तो मेरा फ़िज़िकल इस तरीके से हो गया, फ़िज़िकल भी क्लियर हो गया। मेडिकल एग्ज़ाम में एक फॉर्मेलिटी रहती है जिसमें आपका सारा फ़िज़िकल हेल्थ चेक किया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह की कॉल आती है हमें, तो इंटरव्यू के लिए भी मैंने अलग से प्रिपरेशन करी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मैंने सब कुछ, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, प्रीवियस कैंडिडेट्स के इंटरव्यू भी मिल जाते हैं, आपको हेल्प बहुत मिल जाती है। और अगर आपने इतना कुछ क्लियर कर लिया है तो कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो आपको फ्री में मॉक टेस्ट की तैयारी करवा देते हैं। तो हेल्प हर जगह
अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। सीनियर्स भी मिल जाएंगे अगर आपके नोन में कोई है जिसने ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर करा है। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी और उस हिसाब से मेरा ऑल इंडिया रैंक 115 आया, जिसके बाद मुझे SSB सशस्त्र सीमा बल अलॉट हुई। इस एग्ज़ाम को कौन दे सकते हैं? इसके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है और आप 21 साल से ऊपर के होने चाहिए, तो वो सभी भर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। जो एग्ज़ाम का सिलेबस है थोड़ा वाइड है, लेकिन ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगी बहुत टफ़ है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो एग्ज़ाम हो जाएगा। और बेसिक बुक्स को कभी भी नहीं छोड़ना है, जो हम NCERT वगैरह पढ़ते हैं उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर एग्ज़ाम कोई भी क्रैक करना है तो जो मैंने पॉलिसी फॉलो करी, मैं मॉक टेस्ट बहुत सारे देती थी, तो मुझे एक मतलब क्वेश्चन का आइडिया रहता था कि हाँ, अगर इस एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्डअप हो जाता है। तो जब इस पोस्ट पर आई हैं आप, तो कैसा महसूस आपको होता है, कुछ उसके बारे में बताइए। मुझे इंजीनियरिंग के दौरान ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है, सोसाइटी से कनेक्टेड रहना। और मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करी, तो उसमें थोड़ा रिसर्च में स्कोप ज़्यादा था। मुझे लगा ये एक सही टाइम है जब मैं अपना पैशन परस्यू कर सकती हूँ। और यूनिफॉर्म का मुझे क्रेज़ हमेशा से ही था, तो मैंने चेक करना शुरू किया कि मैं कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। और बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ये जॉब मिल गई। इस जॉब में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सोसाइटी से, लोगों से बहुत जुड़े हुए रहते हो, तो एक लाइवलीनेस फील होता है। कमराडरीशिप बहुत अच्छी है कि आप जिनके साथ रह के काम करते हो, उन्हीं के साथ आप पूरे दिन गेम्स खेलते हो, उन्हीं के साथ आप ऑफिस में होते हो, उन्हीं के साथ आप पार्टी करते हो, सैनिक सम्मेलन बहुत अच्छा है। अब अगर मैं किसी प्राइवेट जॉब में रहती तो मेरा एक सर्कल बहुत छोटा रहता, लेकिन यहाँ पे एक तो मुझे ऑल इंडिया कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती हूँ मैं। हम कोर्सेज़ पे जाते हैं। हमारी सशस्त्र सीमा बल की बात ये अच्छी है कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है, आपको आउट ड्यूटीज़ बहुत अच्छी मिलती है। लास्ट ईयर मैं श्री अमरनाथ यात्रा में गई श्रीनगर, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी ड्यूटी करी, पूरी महिलाओं की कंपनी मैंने लीड करी, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उस हिसाब से एनरिचिंग बहुत ज़्यादा है, और जितना आप काम करते हैं फील्ड में उतनी ज़्यादा आप सीखते भी हैं। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इस जॉब में ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप यहाँ तक पहुँचने के लिए किसको क्रेडिट देंगे? मैं अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ। हम 3 सिस्टर्स हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ये नहीं सोचा कि 3 बेटियां हैं तो हम उसको अच्छा ना पढ़ाएं। हम तीनों सिस्टर्स बहुत अच्छा पढ़े हैं, और मेरे फादर ने कभी भी एजुकेशन में या हमें कभी रियलाइज़ नहीं करवाया कि हम फीमेल हैं तो तुम थोड़े रेस्ट्रिक्शन में रहो। पूरी फुल फ्रीडम रही। जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई और उसके बाद जॉब के लिए आप इतने साल स्ट्रगल करते हो, तो मुझ पे कभी मैरिज का प्रेशर नहीं रहा। मुझे हमेशा पता था कि मुझे एक अच्छी जॉब में सेटल होना है, और स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये एक चीज़ माइंड में रख दें कि बेटा तुम्हें ऑफिसर बनना है, तो बच्चा अपने आप उसके लिए चेज़ करेगा। लेकिन अगर अपने बच्चे के मन में कोई आपने ड्रीम ही नहीं रखा, तो आपका बच्चा कुछ नहीं सोचेगा, जो लाइफ में आ रहा है वो उसको रिसीव करेगा, कोई एस्पिरेशंस नहीं रखेगा। मेरा सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पेरेंट्स अभी तक मेरे साथ बहुत सपोर्टिव और अच्छे रहे हैं। मतलब कभी किसी चीज़ में उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं तुम ये मत करो, तो ये करो। सोसाइटी तो चलिए अपनी तरफ से बोलती रहती, सोसाइटल प्रेशर भी था कि अब लड़कियों की उम्र हो गई है, इनकी इतनी जल्दी शादी करवा दो, कब तक पैसे खर्च करोगे एजुकेशन पे। लेकिन मेरे फादर का बहुत क्लियर था कि मेरे बच्चे पढ़ के अच्छी नौकरी करेंगे, और तब जाके मेरी ड्यूटी कहीं ख़त्म होगी। तो पता ही था कि जॉब करनी है, तो हम लोग हमेशा से एस्पिरेशनल रहे। जितने भी यूथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और स्पेशली जो गर्ल्स इस कार्यक्रम को देख रही हैं या फिर महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं, तो क्या अपनी तरफ से मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं फ़ीमेल्स को स्पेशली बोलूँगी, जैसे हम घर के बाहर निकलते हैं तो ये चीज़ तो हमें मान लेनी चाहिए कि डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। आप ट्रैवल करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, कई तरीके की बातें होती हैं, कोई कुछ बोलता है, मतलब कई बार अच्छा भी नहीं फ़ील होता, हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। आप घर से बाहर निकलेंगी, आप पैसे कमाएंगी, आप ट्रैवल करेंगी, तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेंगी। मैं खुद अपने आप को देखती हूँ कि मैं 12th में जैसी थी और आज सर्विस में आने के बाद जैसी, उसमें बहुत फ़र्क है। मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अब कहीं पे भी मैं अकेले रह लेती हूँ। और एज अ कंपनी कमांडर हमारी जॉब ही ऐसी है कि हमें ट्रैवल बहुत करना पड़ता है और अकेले रहते हैं,
तो ये सब चीज़ें हैं, तो कभी भी इन सब चीज़ों से नहीं डरना। आप आगे बढ़ेंगी तो आप स्ट्रॉन्ग ही बनेंगी, किसी भी तौर पे आप कमज़ोर नहीं बनेंगी। फिर मैं जो बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे देखती हूँ, आजकल फ़ोन का एडिक्शन बहुत है। ये चीज़ हम भी फेस करते हैं क्योंकि फ़ोन कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन रहता है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पहले हम जिस टाइम पे थे तो टीवी से सैक्रिफाइस करना पड़ता था, गानों से। अब आजकल फ़ोन से बच्चों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ लाइफ में रियली बनना है तो आप बुक और पेन कॉपीज़ को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखिए। हमेशा आप चीज़ें लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। जब तक आपने हाथ में कलम रखी है तब तक आपका सक्सेस इंश्योर है। अभी नहीं मिला तो थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो मैं बच्चों को यही चाहूँगी कि लाइफ में कुछ बनो ताकि आपसे भी और लोग सीखें। तो अगर फ़ोन छोड़ दोगे तो बाकी चीज़ें ऑलरेडी आसान हो जाएंगी, क्योंकि आजकल बच्चे गेम्स खेलते हैं, फिर हर तरीके का सोशल मीडिया है, इंटरनेट आजकल बहुत नॉमिनल चार्जेस पे प्रेजेंट है। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे फ़ोन से दूर रहें और बुक्स को ज़्यादा अपना फ्रेंड बनाएं और बुक से ज़्यादा क्लोज रहें। और जितने भी अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनके लिए फाइनल आपकी तरफ से मैसेज क्या रहेगा? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को बच्चे की तरह पाले, लड़का या लड़की की तरह ना पाले। बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे। अगर आप बेटे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो बेटियों को भी दे। और आजकल का समाज बहुत बदल रहा है। पहले की बात होती थी कि बेटियां शादी करके चली जाती हैं तो माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रहता। ऐसा आजकल कुछ भी नहीं है। आजकल बेटियां भी उतनी पेरेंट्स के क्लोज रहती हैं, उतनी टच में रहती हैं जितना कि एक बेटा रहता है। और जब आप जॉब कर रहे हैं तो क्या लड़का क्या लड़की, मेरे ख्याल से मैं भी अगर बाहर सर्व कर रही हूँ तो एक मेल भी बाहर सर्व कर ही रहा है। तो पेरेंट्स को मैं यही चाहूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़रूर फोकस करें। जो पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट रहता है, मैं मानती हूँ आजकल एजुकेशन मतलब एक्सपेंसिव हो गई है, लेकिन वो आप एज अ बर्डन लेके ना चले, उसको एज अ इन्वेस्टमेंट लेके चले कि मैं बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और फीमेल्स जिनकी बेटियां हैं, मैं उनको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, अपनी बेटी की बहुत जल्दी शादी ना करें, उस पर कोई प्रेशर ना बिल्डअप करें। वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, कुछ कमाना चाहती है तो उसके लिए ही अच्छा है। मेरा ये मानना है कि जब एक फ़ीमेल के हाथ में पैसा आता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना एक फ़ीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है। बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाए और उनको कभी ऐसा फील मत होने दे कि वो किसी से कम है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना बहुत बिजी शेड्यूल के बाद भी हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।